अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की सियासत के सबसे गर्म मौजू पर, इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट और वो सब कुछ जो आज पंजाब बर काउंसिल के इलेक्शन से लेकर आईएमएफ के बजट तक चल रहा है। क्या मुल्क दोबारा किसी नए मोड़ पर खड़ा है? आयन पूरी कहानी समझते हैं डिटेल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। आज नादरीन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है इस लिहाज से कि पंजाब बार के इलेक्शंस हैं। मुकाबला एक मरतबा फिर इमरान खान साहब के हमायतियों में और मुखालिफों में है। पाकिस्तान में कहीं भी सियासत हो ना, अब यही दो चीजें बची हैं, या तो इमरान खान के हमायती बचे हैं या उनके मुखालिफ बचे हैं। और ये इलेक्शन हो रहा है जनाब पंजाब बार काउंसिल का, इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पे भी असर पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर मामला जो है सियासत के आजकल अदालतों में चले जाते हैं। और अदालतों में जहां पे वकला तंजीमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की तगड़ी होती है, वहां उन्हें कुछ फायदा भी होता है इस बात का, नाइंसाफियों से बचने में उनको मदद भी मिलती है। तो पंजाब की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने हुक्म भी जारी किया है कि तमाम जो अरकान है, चाहे वो अरकान असेंबली हैं, चाहे वो टिकट होल्डर्स हैं या ओहदेदारान हैं, वो सपोर्ट करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को। तो दो तरह के उम्मीदवार हैं, इमरान खान साहब के हमायती और इमरान खान साहब के मुखालिफ। तो इलेक्शन का रिजल्ट आएगा रात को, आपके साथ मामला शेयर करेंगे। अगले एक दो वीलॉग्स में आपको इसकी तफसीलात बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीत रहे हैं, हार रहे हैं, मामला कहां पहुंच रहा है। एक और इंपॉर्टेंट खबर है, सुहेल अफरीदी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को भारी पड़ना शुरू हो गया। देखिए, इमरान खान साहब ने अपना अफरीदी लॉन्च किया, उसके मुकाबले में एस्टेब्लिशमेंट ने अपना अफरीदी लॉन्च किया। एस्टेब्लिशमेंट का जो अफरीदी है वो शाहिद अफरीदी है, और वो सिर्फ आप जानते हैं वो किस काम के लिए आते हैं। शाहिद अफरीदी साहब उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि जो करता है फौज करती है, और जो भी होगा वो फौज ही करके उनको देगी। हम फौज की इज्जत करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए, और उनकी कुर्बानियों का भी जो है वो अगर आप जायजा लें तो फौज ने बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं बाज़-औक़ात, और उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दी हैं, पाकिस्तान की सरहद की वो हिफाजत करते हैं, तो इस हिसाब से ठीक है। लेकिन शाहिद अफरीदी साहब जैसे लोग हैं वो ये जानते हैं कि पूरा सिस्टम जो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चला रही है, तो वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सहारे अपनी जिंदगी को भी चलाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल जो उन्हें कहा जाता है वो उसी चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इमरान खान साहब का अफरीदी जो है वो अब इन एक्शन, उसने जो एक स्टेटमेंट दिया है उससे सूरत हाल तब्दील हो गई है। जो सुहेल अफरीदी ने ये काम किया ना, ये बहुत जबरदस्त काम हुआ है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के देखें दो तीन चीजें ऐसी हैं जिनमें एस्टेब्लिशमेंट को प्रॉब्लम होती है। खैबर पख्तूनख्वा से एस्टेब्लिशमेंट को मसला क्या है? तीन चीजों का मसला है ना। नंबर एक, उन्हें मसला यह कि यहां से कोई तहरीक खड़ी ना हो जाए इमरान खान साहब की। अब जब गंडापुर साहब थे तब तो एस्टेब्लिशमेंट बड़ी खुश थी। शेर अफजल मरवत साहब ने यह दावा भी किया कि गंडापुर से आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी बड़े खुश थे। तो इमरान खान साहब से, या तो इसका मतलब है इमरान खान साहब का फैसला यह भी ठीक निकला कि गंडापुर को हटा दिया जाए, क्योंकि देखें ना, एक आदमी से अगर इमरान खान भी खुश है और आसिम मुनीर भी खुश है, यह तो मुमकिन नहीं है। या तो एक आदमी इस वक्त, क्योंकि इमरान खान में और आसिम मुनीर में इस वक्त जो मामला पैदा हो चुका है ना, उस मामले के बाद या तो कोई शख्स आसिम मुनीर को खुश रख सकता है या इमरान खान को खुश रख सकता है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब की मौजूदगी में खैबर पख्तूनख्वा से एस्टेब्लिशमेंट को ठंडी हवा आती थी, इतना भी प्रॉब्लम होता नहीं था। तो एक तो प्रॉब्लम यह है कि खैबर पख्तूनख्वा से कोई तहरीक खड़ी नहीं होनी चाहिए। दूसरा यह है कि वहां के जो वसाइल हैं, मादनियात हैं, उनके हवाले से पूरी दुनिया की नजर होती है, आपको पता है मादनियात पे। मगरबी ममालिक के अंदर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, चाइना की भी नजर इन्हीं मादनियात पे। तो उन मादनियात का एक कंट्रोल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के पास होना चाहिए। दूसरी बात यह है, और तीसरा, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑपरेशन चलता रहना चाहिए। देखें, जितना ऑपरेशन चलता है ना, किसी एरिया में जब ऑपरेशन होता है तो फोर्सेस की उतनी ज्यादा रेलिवेंसी बढ़ जाती है। जो ममालिक तरक्की कर रहे होते हैं वहां सियासतदानों की रेलिवेंसी बढ़ती है। जिन ममालिक में तालीम और साइंस आगे जारी होती है, वहां पर वजारत साइंस और वजारत तालीम की रेलिवेंसी बढ़ जाती है। जिन ममालिक में सियाहत बहुत ज्यादा होती है, वह वजीर आजम के बाद सबसे इंपॉर्टेंट वजीर सियाहत होता है। अब इसी तरह जो पाकिस्तान जैसा मुल्क है, वहां पे सारे मामला ही दिफाई है, लिहाजा जो दिफा के इदारे हैं वही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वजीरों की तो यहां पे औकात कोई नहीं है, तो एस्टेब्लिशमेंट सारे मामला चलाती है। तो जितना ज्यादा बदअमनी रहेगी उतनी ज्यादा रेलिवेंसी रहेगी सिक्योरिटी फोर्सेस की। लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा में एक ऑपरेशन और चाहिए। हालांकि लगातार खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता कई दहाइयों से ऑपरेशन ही होते चले जा रहे हैं, ऑपरेशन ही होते चले जा रहे हैं, लेकिन अमन नहीं आ रहा। बलूचिस्तान लगभग 50 साल से ऑपरेशन की जद में है, अभी तक बलूचिस्तान में बिल्कुल अमन नहीं आ सका। जो अकबर बुगटी को कत्ल किया गया, उसके बाद यह दावा किया गया कि अब बलूचिस्तान कंट्रोल में आ गया। 10,000 से ज्यादा लाशें उसके बाद उठाई गई हैं, पूरी की पूरी ट्रेनिंग हुआ हो गई थी। बलूचिस्तान में तो ऑपरेशन से मना भी कोई नहीं करता, हुकूमत भी इनकी अपनी है, निजाम भी इनका अपना है, लेकिन आज बलूचिस्तान की सड़कों पर कोई शख्स गुजर नहीं सकता। पूरा कंट्रोल बलूचिस्तान के ऊपर जो है वो दहशतगर्दों ने ऐसा किया हुआ है कि आप खुलकर वहां फेर ही नहीं सकते।
अभी मेरे को जानने वाले लोग हैं, वो बरतानिया से बाई रोड गए पाकिस्तान, उन्होंने पहुंचना था खैबर पख्तूनख्वा। अब ईरान तक उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वो पूरा यूरोप घूमते गए, तुर्की घूमते गए, ईरान घूमते गए, ईरान तक उन्हें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्रॉब्लम कहां पे हुआ? उन्हें 15-20 घंटे इंतजार करवा दिया वहां पे तफ्तान बॉर्डर के ऊपर कि जनाब जब तक सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होगी, बंदे इकट्ठे नहीं होंगे, हम आगे पीछे गाड़ियां नहीं लगाएंगे, जब तक टाइम ठीक नहीं होगा, दिन का उजाला नहीं होगा, हम उस वक्त आपको लेकर जाएंगे, बेस्ट टाइम आप आने दें। तो जिस इलाके में इतने लंबे अरसे से कई दहाइयों से ऑपरेशन चल रहा है, वहां पे अगर ये हालात हैं, तो फिर आप खैबर पख्तूनख्वा को ऐसा बनाना चाहते हैं, तो ऑपरेशन उनको वहां पे चाहिए। अब ऑपरेशन के हवाले से ये जो अभी किया ना सुहेल अफरीदी ने, इमरान खान वाले अफरीदी ने, ये कमाल काम किया। तमाम सियासी जमातों के कायदीन से टेलीफोनिक रब्ता किया सुहेल अफरीदी ने, मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया, एमन वली खान से रब्ता किया, सराजुल हक से रब्ता किया, अमीर मुकाम, आफ्ताब शेरपाव और मोहम्मद अली बादशाह समेत दीगर बहुत सारे लोगों से उन्होंने रब्ता किया और अमन अमान की सूरत हाल पर इन सबके साथ बातचीत की। उन्होंने कहा जनाब इस पर कोई दो राय है ही नहीं हम सबकी कि यहां पे अमन और इस्तेकाम हुकूमत की अवलीन तरजीह और यहां पे ये होना चाहिए, इसी तरह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और यह फैसला किया कि एक मुश्तरका जरगा बुलाया जाए और स्पीकर साहब उसके लिए दावत देंगे और वो सबको बुलाएंगे और सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो अब ये अगर सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। देखिए जब तक ये डिवाइड रहेंगे, एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी से ऑपरेशन कर सकती है, क्योंकि अलग अलग ये तमाम लोग ऑपरेशन के खिलाफ है। एमन वली खान के मुंह के आगे आप माइक करें, वो कहेंगे जी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, हम इसके खिलाफ हैं। आप फजल रहमान के मुंह के आगे माइक करें, वो कहेंगे नहीं ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, आप इसके खिलाफ हैं। आप जमात इस्लामी से पूछें, वो कहेंगे जी ऑपरेशन हम नहीं मानते, हम इसके खिलाफ हैं। इवन जो बाकी लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के मकामी सियासत करते हैं वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में, वो भी कोई ऑपरेशन के बड़े हमायती नहीं है। वो ये जानते हैं कि ऑपरेशन की हमायत करने का मतलब यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपनी रही सही सियासत को दफन कर देना। वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप फिरते रहें, आपको बड़ी मुश्किल से कोई बंदा मिलता है जो ऑपरेशन का हमायती होता है। खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादातर लोग मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ हैं और वो ये समझते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन जो इतनी बड़ी तादाद में खैबर पख्तूनख्वा में पहले हो चुके हैं, उनसे अमन नहीं आया तो आइंदा अमन कैसे आएगा। वो एक पॉलिटिकल सोल्यूशन चाहते हैं कि जनाब ठीक है, बैठे जरगा बुलाएं, बात करें, ताकत का इस्तेमाल रियासत जरूर करें, लेकिन उनके खिलाफ करें जो आगे से गोली चलाते हैं। ये जो कोलेटरल डैमेज है ये खत्म होना चाहिए। अब कोलेटरल डैमेज को लेकर कई लोग भाषण दे रहे थे कि जनाब कोलेटरल डैमेज हो गया तो क्या हो गया। भाई पंजाब में करवा के देख लेना आप एक दफा कोलेटरल डैमेज, आप इस्लामाबाद में करवा लें कोलेटरल डैमेज, आप करवा के देख लें अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को, आप कोलेटरल डैमेज के अंदर जाता हुआ देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी खौफनाक चीज है कि जो जुर्म आपने किए ही नहीं है, आपको उसका पता ही नहीं है, अचानक एक बम आता है और आप सारे मारे जाते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब इसकी तौजीह देते हैं कि जनाब कोलेटरल डैमेज तो होगा, फिर तो सारे मारे जाएंगे, सबको भुगतना पड़ेगा। तो ख्वाजा साहब अगर आपके घर पे ही हो जाए तो आपको भुगतना पड़े तो फिर आप क्या करेंगे। तो दहशतगर्दी हुकूमती पॉलिसीज की वजह से आई है, रियासत ने खुद इन दहशतगर्दों को पाला है, तो अवाम इसमें कुर्बानी क्यों दें, अवाम इसमें क्यों मरे, ये है वो बड़ा सवाल जो यहां पे उठाया जाएगा। अब अलग अलग तो ये सारे कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन जब ये इकट्ठे होकर कहेंगे तो खैबर पख्तूनख्वा की मुश्तरका आवाज आ जाएगी कि जनाब मिलिट्री ऑपरेशन बंद किया जाए, हम कोई और सोल्यूशन निकाल कर दे रहे हैं। बातचीत करते हैं, जरगे करते हैं, जहां पे ताकत का इस्तेमाल करना है सूबाई हुकूमत करे, अपनी पुलिस को स्ट्रेंथन करे, इनके वसाइल इनके हवाले किए जाए, इनका पैसा इनके हवाले किया जाए, इनकी मादनियात के ऊपर कब्जा छोड़ दिया जाए, जो खैबर पख्तूनख्वा का पैसा है वो उनको दिया जाए ताकि वो अमन अमान के लिए इस्तेमाल करे। और जहां जरूरत पड़ेगी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को, वो पैरामिलिट्री फोर्सेज या मिलिट्री को बुला के ऑपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। ये इख्तियार भी फिर उनके पास है। तो अब ये मामला जो है वो सुहेल अफरीदी साहब ने कर दिए। एस्टेब्लिशमेंट कोशिश तो करेगी ये कामयाब ना हो, लेकिन बहरहाल ये होने जा रहे हैं और ये जरगा होगा। नाज़रीन 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कुछ लोगों ने दावा किया, जिनमें एक दावा जो है वो किया गया फजल रहमान साहब की पार्टी के एक सीनियर रुकन है जो बड़े मशहूर हो गए थे 26वीं आईनी तरमीम के दौरान भी, उन्होंने भी वो दावा किया और फैसल चौधरी साहब ने भी ये दावा किया और फजल रहमान साहब की पार्टी ने भी ये दावा किया, कुछ और लोग भी ये दावा कर रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम पीर को लाई जा रही है और ये एक्सटेंशन से पहले शायद इसे मुकम्मल किया जाएगा। देखिए अगर 27वीं आईनी तरमीम आ जाती है ना तो एक चीज आप सबको याद रखनी चाहिए कि अदालतों का अमली तौर पर वजूद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अभी तो अदालतें सिसक रही है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें जो 26वीं आईनी तरमीम में एस्टेब्लिशमेंट नहीं करवा पाई वो अब 27वीं आईनी तरमीम में हो जाएंगी। मैंने आपको बहुत पहले एक बात कही थी कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम आएगी और असल तरमीम वही होगी। ये 26वीं आईनी तरमीम सिर्फ इसलिए की गई है ताकि 27वीं आईनी तरमीम का जो एक्चुअली करना चाह रही है एस्टेब्लिशमेंट, उसका रास्ता खुल जाए और वो रास्ता अब खोला जा रहा है। यानी नंबर पूरे करने थे ना, तो 26वीं आईनी तरमीम के जरिए से आईनी बेंच बनाया गया,
अब उस आईनी बेंच ने नंबर पूरे करने के लिए जो मखसूस नशिस्तें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो माले गनीमत के तौर पे बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज में बांट दी। अब उन सबके पास अपनी अपनी मखसूस नशिस्तें आ गई। अब एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो छापे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एस्टेब्लिशमेंट चादर और चारदीवारी के तकद्दुस शायद पामाल ना करना पड़े। अब उन्हें बहुओं, बेटियों और माओं को अगवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्लियामेंट लॉजेस और पार्लियामेंट हाउस के अंदर नकाब पोशों को दंदनाते हुए आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों के बच्चे अगवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरकान असेंबली को खरीदने और उनको दबाव में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मखसूस नशिस्तों का तोहफा आईनी बेंच दे चुका है। तो ये माले गनीमत को इस्तेमाल करके अब 27वीं आईनी तरमीम लाई जाएगी। और इस्लामाबाद से जो लोग इतला दे रहे हैं वो ये इतला दे रहे हैं कि जिन लोगों ने 27वीं आईनी तरमीम को पास करवाना है उन्हें पता ही नहीं है कि इस तरमीम के अंदर क्या लिखा हुआ है। बस ये आएगी और पास हो जाएगी, और कोशिश ये है कि ये काम एक्सटेंशन से पहले हो जाए। अब देखते हैं कि क्या होता है। बहरहाल ये कुछ लोगों का दावा है, वो दावा मैंने आपके सामने रख दिया है। दावा करने वाली जो मेन शख्सियत है वो कामरान मुर्तजा साहब हैं, फजल रहमान साहब की पार्टी के। नाज़रीन, अमरीकी जहाज आने के बाद जब अमरीकी तेल पहुंचा पाकिस्तान में, तो मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान में तेल या तो महंगा होगा या पाकिस्तानी हुकूमत अपने बजट में से कट लगा के अमेरिका को खुश करने की कोशिश करेगी ये तेल लेने के लिए। लेकिन मेरा जो पहला अंदाजा है वो ठीक निकला। 2.5 रुपए और 3 रुपए का इजाफा हो गया पेट्रोल और डीजल की कीमत में, और अभी एक अमरीकी जहाज आया। अमेरिका को मजीद खुश रखने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तानी कितने भी कोशिश करें अमेरिका को खुश रखने की, मैं एक बात आपको बता देता हूं कि उनके ताल्लुकात भारत के साथ हमेशा बेहतर रहेंगे। ये वक्ती तौर पे एक तातुल जो आपको दिखाई दे रहा है ये सिर्फ एक धोखा है। अमेरिका का और भारत का जो अलायंस है वो नेचुरल है। उनके पहले भी मुआहदे हो चुके हैं, और अभी 10 साल एक और दिफाई मुआहदे में अमेरिका और भारत चले गए, और वो बड़े खुश हो रहे हैं। वो बता रहे हैं कि 10 साल का एक दिफाई मुआहदा हो गया भारत और अमेरिका के बीच में। इससे पहले भी भारत और अमेरिका के बीच में बहुत सारे दिफाई मुआहदे हो चुके हैं। और जो लेटेस्ट खबर है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में एक फाइनलाइजेशन हो रही है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की, यानी दो तरफा जो तजारती एक मुआहदा है उसको भी फाइनलाइज किया जा रहा है। और जितने भी इश्यूज हैं इन दोनों ममालिक के बीच में टैरिफ समेत, उन तमाम इश्यूज को इस वक्त हल किया जा रहा है। और बताया यह जा रहा है कि ये बहुत करीब पहुंच गए हैं एक ट्रेड एग्रीमेंट के, अमेरिका और भारत। तो तारीफें तो ट्रंप साहब करते हैं पाकिस्तान की, और भारत को लगाते हैं अचूके। वो भारत को ये कहते हैं कि जनाब ब्यूटीफुल, ब्रांड न्यू, 7 प्लेन्स, हालांकि पाकिस्तान 6 कहता है, लेकिन वो भारत को टीके लगाते हैं ट्रंप साहब। लेकिन उसके बदले में भारत के साथ एक दिफाई मुआहदा भी कर लिया, और भारत के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट भी करने जा रहे हैं जो बहुत करीब पहुंच गए हैं। तो पाकिस्तान को क्या मिला? पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला, सिर्फ तारीफें मिली हैं। और पाकिस्तान से अमेरिका को चाहिए क्या? एक तो इसराइल के लिए खतरात खत्म करने हैं, यानी जो फोर्स जाएगी। अब ख्वाजा आसिफ दौड़ गए इस बात से कि जनाब हमास को गैर मुसल्लह करने में हम नहीं है, कभी कहते हैं कभी कहते हैं नहीं है। बैरिस्टर अकील जो है वो कोई और बात करता है। ये लोग ना 3 में ना 13 में, इन्हें पता ही नहीं है। सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पता है, वो फैसला करेगी और फौज चली जाएगी। जब फौज जानी होगी तो फैसला मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करेगी। पार्लियामेंट की, काबीना की, वजीर आजम की, वजीर दिफा की, इनकी कोई औकात नहीं है। ये कुछ नहीं बेचते। जिस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फैसला कर लेगी आसिम मुनीर साहब को फौज भेजनी है, फौज चली जाएगी गजा में। फौज गजा में जाके करेगी क्या, वो आपको पाकिस्तान में कभी कोई नहीं बताएगा। वो बात आपको डोनाल्ड ट्रंप ने और नेतन्याहू ने पहले ही बता दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने आपको यह बताया और बार बार बताया कि एक फौज आएगी गजा में। ये जो फौज आएगी ये हमास को गैर मुसल्लह करने का काम करेगी, और ये फौज ये काम करना चाहती है, और ये काम बहुत अच्छे तरीके से वो करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं। और यही फौज इसराइली सरहदों की हिफाजत भी करेगी, जबकि इसराइल ये बात क्लियर कर चुका है कि हम बताएंगे कि वो जो फौज आएगी उसमें किस किस मुल्क के फौजियों को आने की इजाजत होगी। और ये बात अमेरिकी वज़ीर खारजा बता चुके हैं कि पाकिस्तान को इसराइल ने दे दी है अप्रूवल या एनओसी कि पाकिस्तानी फौज उस फौज के अंदर शामिल हो सकती है जिसको गजा में आना है। जबकि ईरान को, तुर्की को, यमन को और कई मुल्कों को उन्होंने एनओसी नहीं दिया कि उन मुल्कों के फौजी हमें नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के फौजी आ जाएं तो कोई बात नहीं है। तो एक तो इसराइल के बारे में खतरात कम हो जाए। अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम भी करे। तो अगर ये सारा कुछ हो जाता है तो तस्लीम भी करने में तो क्या फर्क पड़ता है? मजहबी सियासी जमातें तो ठुस हो गई हैं। टीएलपी का जो है वो उन्होंने क्रश करके रख दिया है। वैसे भी टीएलपी पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी थी, एक जत्था खड़ा किया था फौज ने, वो उसी तरह वापस बैठा दिया उन्होंने। और दूसरी तरफ अगर आप आ जाएं तो फजल रहमान साहब और जमात इस्लामी वो वही करेंगे जो उन्हें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहेगी, वो उनके खिलाफ जाने की गलती नहीं करेंगे। और अफगानिस्तान में अमेरिका चाहता है अपने मफादात हासिल करना, मादनियात पे वो चाहते हैं अपना कंट्रोल करना। ये चाइना को भी चाहिए, अमेरिका भी चाहिए, ये चाइना को भी चाहिए, अमेरिका को भी चाहिए, और भी लोग इस पे नजर रख के बैठे रहते हैं। ईरान पे अमेरिका को पता है कि अगर एक तसल्लुत रखना है तो पाकिस्तान के साथ, वहां पे भी पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। और भारत के लिए देखें, भारत के तैयारे पाकिस्तान बार बार गिरा रहा है।
2019 में भी गिराए, 2025 में भी गिराए, दोबारा होगा पाकिस्तान फिर गिरा देगा। तो भारत को समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात अब बना लिए हैं। अमेरिकन ये जानना चाहते हैं कि ये होता कैसे है, और चाइना क्या टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, जिसके बाद पाकिस्तान जो है वो लगातार इंडिया की ये हालत बना देता है। बहरहाल ये तो स्किल भी है ना, एयरफोर्स का अपना स्किल भी होता है। अब भारत जो है वो वहां तक नहीं पहुंचा जहां पे पाकिस्तान पहुंच गया इस फील्ड में, तो ये भारत का कसूर है। अमेरिका तो इसको ओवरकम नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिकन ने अब एक डिफाई मुआहदा कर लिया है भारत के साथ। नाज़रीन, एक और खबर है, और ये शहबाज राणा साहब ने बताई। वो ये कह रहे हैं कि मिनी बजट टाइप चीज आने वाली है जनवरी में, यानी नए साल का तोहफा हुकूमत ये देगी कि आईएमएफ के अहदाफ क्योंकि पूरे नहीं हो पाए। आईएमएफ ने जो जो हदफ दिए थे कि जनाब आप इतना पैसा इकट्ठा करेंगे पाकिस्तान से, वो हो नहीं पा रहा। रीजन क्या है? मईशत चल ही नहीं रही। मईशत क्यों नहीं चल रही? मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है, लोग डरे हुए। लोग पैसा निकालने से डरते हैं कि एक दिन में इनकी पॉलिसी ये होती है, दूसरे दिन इनकी पॉलिसी कुछ और होती है। लोग डरे हुए हैं, कभी ये जंगी बातें करते हैं, कभी अफगानिस्तान से जंग, कभी इंडिया से जंग, कभी किसी और जंग का हिस्सा। तो एक अजीब किस्म के जनून में पाकिस्तान को मुब्तला किया हुआ है। ना वहां पे सियाहत का काम है, ना किसी और चीज का काम है। तो इसलिए जो है वो आईएमएफ के अहदाफ पूरे नहीं हुए। जो हुनरमंद लोग हैं वो पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, जिनके पास पैसा है वो पैसा लेकर पाकिस्तान से बाहर भाग रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कोई तैयार नहीं है। और जिन लोगों के पास पैसा वो दबाकर बैठे हुए हैं कि जनाब हालात बेहतर होंगे तो हम पाकिस्तान में पैसा निकाल के कारोबार करेंगे। जब कारोबार ही नहीं हो रहा तो हुकूमत पैसा कैसे इकट्ठा करेगी? अब पैसा इकट्ठा करने का एक ही तरीका रह गया ना, लोग जिंदा रहने के लिए जो चीजें इस्तेमाल करते हैं या अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें जरूरी है इस्तेमाल करने की, उन पे इतना टैक्स लगा दो कि 25 करोड़ आवाम का खून निचोड़ के पैसा इकट्ठा कर लो। ये वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन हदफ पूरे नहीं हो रहे। अब जब हदफ पूरे नहीं हो रहे तो फिर जनवरी में एक नए टैक्सेस की बरमार आ रही है, क्योंकि मईशत उठ नहीं पा रही। तो एक मिनी बजट की खबरें फैल रही हैं हर तरफ, वो आपको पता चल जाएगा आने वाले दिनों में। अमेरिका नाज़रीन मुबैना तौर पे एक नई जंग शुरू कर सकता है, और ये जंग हो सकती है वेनेजुएला के साथ। ये जंग क्यों हो सकती है, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता हूं। तो वेनेजुएला में बहुत सारी मादनियात हैं, तेल है, बहुत सारे मादनी ज़खायर हैं, जिसके ऊपर अमेरिका की लाजमी बात है, उनका एक इंटरेस्ट होगा कि ये हमें मिल जाए। इतनी दूर दूर अमेरिका जाता है अपनी मादनियात के लिए, तो अपने आसपास छोड़ेगा वो? ये अमेरिका से बिल्कुल, अगर मैप में आप नीचे देखें तो मैक्सिको से नीचे आते हुए यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है समंदर के किनारे, वेनेजुएला। ऊपर हेटी भी है, क्यूबा भी है। तो ये जो वेनेजुएला है, इसके बारे में खबरें आ रही हैं कि जनाब यहां पे कोई जंग जैसी कैफियत पैदा होने जा रही है, और अमेरिकी फौजियों ने कुछ तैयारी व्यारी भी की है, इसके बारे से भी कोई इतलात आई है। तो अमेरिकी फौजी तैयारियों के बाद वेनेजुएला का जो सदर है मोटोरो, उसने रूस से हंगामी तौर पर फौजी इमदाद की दरखास्त की है, और रूस से कहा कि हमें मिसाइल भी दिए जाएं, जहाज़ों की मरम्मत की जाए, हमें रडार्स भी दिए जाएं, उनकी मरम्मत किया जाए। चीन और ईरान से भी उन्होंने कहा जी हमें मदद दें, क्योंकि अमेरिका हमारे ऊपर हमला कर सकता है। तो दूसरी तरफ अमेरिका भी जानता है कि रूस को रोकना कैसे, और इसके लिए पेंटागन ने फौरी तौर पे ये अप्रूवल दे दी है कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज टॉम हॉक मिसाइल दे दिए जाए। अब सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रूवल देनी है और मिसाइल वहां चले जाएंगे। यानी अगर रशिया मदद करता है वेनेजुएला की, तो अमेरिका बहुत सारे मिसाइल जो हैं वो पहुंचा देगा यूक्रेन को। तो उसके बाद क्या रूस अपने जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है उनका इस्तेमाल नहीं करेगा? रशिया भी करेगा, फिर बहुत तबाही होगी, और इसका नतीजा जो है सबको भुगतना पड़ेगा। और वेनेजुएला में रशिया अगर अपने हथियार देता है तो इसका खुमियाजा फिर अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। तो ये एडवेंचर के लिए काम नहीं आएगा। एक्चुअली वेनेजुएला में करना क्या है, एक रिजीम चेंज करना है अमेरिका ने, और वो किस लिए करना है जरा मैं आपको खबर दे देता हूं। ये एक खातून है, इनका नाम है, अपोजिशन लीडर है आजकल, मारिया कोरिना। इनको अमन का नोबेल इनाम भी दिया गया कुछ अर्सा पहले, और ये बताया गया इन्होंने डिक्टेटरशिप के खिलाफ बड़ी जबरदस्त इनकी खिदमत थी, तो इनको ये इनाम दिया गया है। अब अमेरिकी हुकूमत ये चाहती है कि वेनेजुएला का जो इस वक्त का रिजीम है उसको तब्दील करके इस खातून को लाकर बिठा दिया जाए, और इस खातून ने वेनेजुएला की मादनियात, तेल और दीगर वसाइल तक अमेरिका को रसाई देने की हामी भी भरी हुई है। जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने भी कहा ट्रंप से कि आओ बैठो बात करते हैं इस बारे में, अगर आपको वसाइल तक आना है तो। लेकिन ट्रंप ने फिर इनकार कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, अब तो यानी जो नजर आ रहा है वो रिजीम चेंज ही होगा। और अपना जो नोबेल इनाम है वो भी इस खातून ने डोनाल्ड ट्रंप के नाम कर दिया था, तो अब तो रिजीम चेंज पक्का है। फिर डोनाल्ड ट्रंप को जो नोबेल इनाम है वो बहुत पसंद है, और जिस खातून को मिला उसने वो अपना नोबेल इनाम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के नाम भी कर दिया था। तो अब फौजी ऑपरेशन ही एक रास्ता है जिससे जो है वो वहां पर रिजीम चेंज किया जा सकता है, और इस तरीके से वो कोशिश करेंगे जनाब हमने इंसानों की जानें बचाई हैं, हमने वेनेजुएला को आजाद करवाया। अमेरिका के एक लीडर भी हैं जिन्होंने इस बारे में एक ट्वीट किया है बड़ा इंटरेस्टिंग, और उसमें उन्होंने ये लिखा है कि वेनेजुएला विल बी फ्री, ये उन्होंने लिखा। और ये रिप्रेजेंटेटिव है अमेरिकन,
कार्लोस ए जेमिनेज। तो इन्होंने जनाब ये लिखा है। तो आप देखते हैं कि ये जंग होती है या नहीं होती। बहरहाल पाकिस्तान की जानिब से तो बार बार दबाव डाला जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम जरूर दिया जाए। ये थे आज के अहम सियासी और बैनुल अक़वामी अपडेट्स। मुल्क के अंदर सियासत, अदालत और मैशत सब एक नई डायरेक्शन में जा रहे हैं। एनालिस्ट्स के मुताबिक अगले चंद हफ्तों में इन डेवलपमेंट्स का असर सीधा हुकूमती और सियासी फैसलों पर पड़ सकता है। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है। सियासत भी, अदालतों की सूरत हाल भी और थोड़ा इंटरनेशनल फ्रंट पर भी बात होगी। सबसे पहले पंजाब बर काउंसिल का इलेक्शन। भाई ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं रहा, यह एक पॉलिटिकल बैटल बन गया है। एक तरफ इमरान खान के सपोर्टर्स हैं और दूसरी तरफ उनके मुखालिफ। पीटीआई ने अपने लोगों को क्लियर मैसेज दिया है कि सिर्फ अपने कैंडिडेट्स को वोट देना है। अब मुल्क की सियासत सिंपल सी हो गई है, या तो इमरान खान के साथ हो या उनके खिलाफ। अब आते हैं अफरीदी पर। एस्टैब्लिशमेंट ने शहीद अफरीदी को बहुत प्रमोट किया, हर जगह उनका नाम लिया जा रहा है। लेकिन अब एक और अफरीदी सामने आ गया, सुहाइल अफरीदी। यह बंदा एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा हो गया है। उसने केपी के तमाम सियासी लीडर्स से रब्ता किया है कि भाई मिलकर मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ एक यूनाइटेड स्टैंड लेते हैं, क्योंकि अगर सब सियासी पार्टीज एक साथ आ गई तो फिर एस्टैब्लिशमेंट के लिए बहुत मुश्किल पैदा हो सकती है। देखें, केपी और बलूचिस्तान में सालों से ऑपरेशंस चल रहे हैं, लेकिन आज तक अमन नहीं आया। वहां के लोग कहते हैं अब बस करो, अब सियासत के जरिए मसला हल करो। हर दफा कोलैटरल डैमेज होता है, आम लोग मरते हैं जिनका किसी जुर्म से कोई लेना देना नहीं होता। अब जरा 27th इन्हीं तरमीम पर बात करते हैं। ये एक और खेल तैयार हो रहा है। इस अमेंडमेंट के जरिए अदालतों की पावर्स मजीद कम की जा रही हैं। 26th अमेंडमेंट में पीटीआई की रिजर्व्ड सीट्स डिवाइड कर दी गई थी ताकि यह नई तरमीम आसानी से पास हो जाए। मतलब सिस्टम ऐसे डिजाइन किया जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट का कंट्रोल और मजबूत हो। अब थोड़ा अमेरिका और इंडिया की तरफ देखें। दोनों ने 10 साल का नया डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को सिर्फ तरीफों तक महदूद कर दिया है। असल स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो इंडिया बन गया है। अब पाकिस्तान पर प्रेशर है कि वो इजराइल को तस्लीम करे और गाजा में भेजी जा रही इंटरनेशनल फोर्स का हिस्सा बने। सोचने वाली बात है, क्या हम अपने फौजी गाजा भेजेंगे कि वो हमास को डिसआर्म करें? यह सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप और नेतान्याहू के प्लान के मुताबिक लगता है। अब जरा अपनी इकोनॉमी देख लें। जनवरी में एक और मिनी बजट आने वाला है। आईएमएफ के टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे तो फिर टैक्स और महंगाई दोनों बढ़ेंगे। कारोबार बैंड, फैक्ट्रीज बैंड, लोग जॉबलेस और इन्वेस्टर्स मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। हर शख्स खौफ में है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होने वाला है। आखिर में एक इंटरनेशनल अपडेट। अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान टेंशन बढ़ती जा रही है। अमेरिका को वेनेजुएला के तेल और रिसोर्सेज पर नजर है। वेनेजुएला ने रशिया, चाइना और ईरान से मदद मांग ली है। उसके साथ पेंटागन ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स देने की इजाजत भी दे दी है। मतलब एक और बड़ा कॉन्फ्लिक्ट उभर रहा है। दुनिया एक नई जंग के किनारे पर खड़ी है। बस दोस्तों, ये थी आज की सूरत हाल। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका क्या ख्याल है। क्या हम वाकई किसी नए दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां सियासत, अदालत और फौज सब एक नई सूरत इख्तियार कर रहे हैं?